और इस बीच तमाम गेस्ट हमारे बीच में मौजूद है। यूके देवनाथ जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ में मौजूद है, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे जी, डॉक्टर पांडे हमारे साथ में मौजूद है, मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप हमारे बीच में मौजूद हैं, जेके त्रिपाठी जी हमारे बीच में मौजूद है, डिप्लोमेट हैं आप, विनोद शुक्ला विदेशी मामलों के जानकार आप हैं हमारे बीच में मौजूद हैं, एसवीपी सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर, और बेहद खुशी की ये बात है कि आज इस मौके पर हम सब यहाँ पर हैं और आपसे कुछ ही मिनटों का इंतजार बचा है। सबसे पहले मैं यूके देवनाथ जी का रुख करूंगी, डिफेंस एक्सपर्ट है यूके देवनाथ जी। आप डिफेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो आज का दिन बेहद खास, क्योंकि कल भी देखिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती है और कई सारे मामलों के ऊपर यहां पर सहमति जताई गई है। भारत एक उभरती हुई शक्ति के तौर पर सीधे तौर पर सामने आ रहा है। जी हाँ, अगर आप देखें डिफेंस कितना इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे मोदी जी के साथ कौन आए आज। मोदी जी के साथ कार से जब वो उतरे, उनको अभिवादन किया एस जयशंकर और भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने। अजीत डोभाल जो हैं वो, उनकी जिम्मेवारी है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा और इंटरनेशनल फोरम में इंटरनेशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को कवर करना। यह दर्शाता है कि अजीत डोभाल जो हैं आज वो मोदी जी के दाएं तरफ रहेंगे, उनके एक कदम पीछे बैठेंगे और हर मुद्दे पर वो प्रधानमंत्री जी को अपना जो एडवाइस है, काउंसलिंग है और मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको बताते रहेंगे कि अगला मुद्दा कैसा है, उस पर किस तरह से भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत की भलाई करने के लिए, इंटरनेशनल स्टेबिलिटी और पीस के लिए क्या पॉइंट है, भारत उसमें क्या योगदान दे सकता है। ये देखने की बात है कि आज की G20 मीटिंग में दूसरे देश के नेता क्या चाहते हैं। दूसरे देशों के जो नेता हैं, जो बाइडेन से शुरू करके सब, वो देखेंगे कि भारत क्या योगदान कर रहा है। पिछले एक साल में भारत ने बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की है हर क्षेत्र पर, लेकिन डिफेंस के मामले में, अंतर्राष्ट्रीय पीस, स्टेबिलिटी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में भारत ने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की है। इसमें से ज़्यादातर हिस्सा जो है थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, थोड़ा सीक्रेट है, तो पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा, लेकिन हम कुछ चीज़ें साझा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत की जो कंट्रीब्यूशन रही है अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म के विरुद्ध। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जैसे रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो और एमईए के नीचे जो बहुत स्पेशल ऑपरेशंस सेंटर्स हैं, वो इंटरनेशनल टेरर पर चप्पे चप्पे पर, क्षण क्षण पर खबर रखी है। और इस इंटरनेशनल टेररिस्ट एस्पेक्ट की जो इंटेलिजेंस हमारे पास आती है, वो हम G20 के बाकी देशों के साथ शेयर कर रहे हैं। यानी जहां तक टेररिज्म की बात है, हम सूंघ लेते हैं एक घंटे पहले, एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले कि कहां कौन दुष्ट क्या करने वाला है, और G20 के दूसरे देशों को एडवांस में बता देते हैं। बिल्कुल यूके देवनाथ जी, और इसी के साथ में इस बार चीन के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने भी आने से इनकार कर दिया। ये भी एक अलग तरीके से देखा जा रहा है। इस बीच मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ में मौजूद है, आप भी डिफेंस एक्सपर्ट है सर। इस बीच में इसको किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि जिनपिंग नहीं आया लेकिन ली शियांग आए हैं, तो ये भी यहाँ पर एक अलग तरीके से देखा जा रहा है और एक सिग्नल सीधे तौर पर दिया जा रहा है चाइना को, क्योंकि आसियान समिट में भी हमने देखा कि किस तरीके से चीन की नीतियों के ऊपर चर्चा होती हुई नजर आई। साक्षी, चीन बाज नहीं आएगा। चीन बाज नहीं आएगा अपने प्रोपेगेंडा से, अपने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से, अपने माइंड गेम से। वो चाहता है कि लोग सोचें और इस सोच में डूबें कि शी जिनपिंग साहब क्यों नहीं आए, इतने ज़रूरी आदमी हैं वो ज़रूरी नहीं है वो। हाँ, इसको हल्के में ना लिया जाए, कहीं ना कहीं हमको कुछ एक स्ट्रैटेजी लंबी इनकी होएगी, कोई एक वजह ज़रूर ख़ास होएगी। लेकिन देखिए, अगर प्रेसिडेंट पुतिन साहब नहीं आए रूस से, तो उनका एक जेन्युइन रीज़न था, उनकी वजह थी कि भाई वो देश अभी वॉर में है और अभी उनकी जेन्युइन रीज़न है। शी जिनपिंग का ना आना ये दरअसल, और आप देखिए G20, अब तक चीन ने कोई भी G20 मीटिंग, जहाँ तक मेरी नॉलेज आती है, तो मिस नहीं की है। यहाँ पे अपने प्रधानमंत्री को भेज देना, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गेम अप द स्लीव है, कुछ तो कुछ एक वजह है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत मसरूफ था, मैं नहीं आ पाया। तो बेसिकली चीन बाज नहीं आएगा। सन त्सू इनके एक चाइनीज फिलोसोफर हैं, जिन्होंने एक किताब लिखी थी आर्ट ऑफ वॉर। उसमें लिखा है कि जंग बिना लड़े ही कैसे जीता जा सकता है। तो उसमें इन्होंने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में बताया है, प्रोपेगेंडा के बारे में बताया है, माइंड गेम्स, ये लोग ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेलते हैं। तो बेसिकली ये इनका, मैं बोलूँगा, एक मेंटल वॉरफेयर खेल रहे होंगे ये। इस ये बात ये या तो कह सकते हैं
चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि अभी कुछ चंद एक दिन पहले बिल्कुल। इन्होंने कार्टोग्राफिक इन्फॉर्मेशन कराया अपने मैप पे अक्षय चिन्ह का हिस्सा और अरुणाचल का हिस्सा दिखा के, अपने जहाँ की इनकी सख्त निंदा हुई है, खुल की निंदा हुई है आसियान देशों में से बहुत बहुत इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बोला है। तो या तो वो बहुत शर्मिंदा है, मगर इतने बेशरम है वो लोग कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे शर्म वरम तो खुद शर्म लिया इनमें है नहीं, मगर हाँ जरूर माइंड गेम जरूर खेलेंगे ये लोग। माइंड गेम जरूर खेलेंगे। इसी के साथ मैं डीके पांडे जी का रुख करूंगी, डिफेंस एक्सपर्ट है आप, और जिस तरीके से अभी हमें बता रहे थे मोहम्मद अली शाह जी, आप भी डिफेंस एक्सपर्ट, आपने कहा कि किस तरीके से एक तरीके से डरा हुआ चीन नजर आ रहा है। तो क्या एक तरीके से भारत की बढ़ती उभरती शक्तियों को देखकर और जिस तरीके से भारत ने तमाम देशों के साथ में डील्स की है, डिफेंस के ऊपर चर्चा लगातार की जा रही है और कल भी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ में यहाँ कई सारे अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई है, तो बढ़ते भारत के कद से चीन डर रहा है सीधे तौर पर यह माना जाए, क्योंकि अपनी सबसे बुरी अर्थव्यवस्था के दौर से भी चाइना इस समय गुजरता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से ये सोच बिल्कुल सही है, इसलिए कि जो ब्रिक्स सम्मेलन में भी कुछ ऐसा ही देखा गया। भारत जिस प्रकार से बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है और हर क्षेत्र में बहुमुखी विकास जो हो रहा है, ये निश्चित रूप से चीन को नहीं भारा, क्योंकि हमने उसको कड़ा मुकाबला दिया है। जहाँ पर वैश्विक जगत में भारत की मांग बढ़ती जा रही है, तेज़ी से मांग अगर भारत की बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो चाइना की जो वैश्विक रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर कुठाराघात होगा। अब देखना ये है कि इस समिट में G20 में चीन का क्या रुख है, क्यों जो जिनपिंग नहीं आ पा रहे हैं। मुख्य कारण उनका ये है कि वो नहीं चाहते पहले कि भारत इस ढंग से पूरे विश्व में जो है उसकी चमक दमक बनी रहे। दूसरा, बाइडेन आए हैं और बाइडेन भी शुरू से ही जो है भारत के साथ एक नज़दीकी अपनी बढ़ाते जा रहे हैं, ये भी उनको नहीं सुभा रहा। तो वो चाहते हैं बताना कि भाई ये मैं चाइना के लिए वो मामूली है G20, और उसी के बनिस्पत बाइडेन साहब ने कहा कि भाई देखिए जिनपिंग नहीं आ रहे, गलत है। क्यों? वो भी पूरे विश्व को बताना चाहते हैं, देखिए इतना बड़ा मंच है, पूरे विश्व के लोग 85% जो ग्लोबल GDP है उसके समर्थक देश है यहाँ पर हैं। 65% जो पॉपुलेशन वर्ल्ड की, अफ्रीका यूनियन जब अगर शामिल हो जाएगा 15% और, तो लगभग 80% जो जनसंख्या है विश्व की, उसके प्रतिनिधि जब यहाँ एकत्रित हैं, ऐसे मौके पर चीन दूर क्यों है? तो ये बहुत बड़ा मैसेजिंग है जो कि पूरे विश्व में जाएगा और निश्चित रूप से भारत को इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। एक और बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि भारत ने अपनी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रखा, जिसकी वजह से जो भारत की इमेज है वो विश्व गुरु के रूप में और एक सहायक के रूप में। देखिए, हमने ह्यूमन असिस्टेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट में जो पूरे विश्व की हेल्प की है, वैक्सीन डिप्लोमेसी हो या कहीं को लोगों को निकालना हो, उसमें भारत हमेशा आगे रहा और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, पाकिस्तान हो चाहे नेपाल हो चाहे बांग्लादेश हो। और इसीलिए डॉक्टर पांडे, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, इसीलिए प्रधानमंत्री हमेशा से जिक्र करते आए हैं और आज भी यहाँ पर इसी थीम के ऊपर आधारित मीटिंग्स होती हुई नजर आएंगी, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इसीलिए प्रधानमंत्री कहते आए क्योंकि जिस तरीके से कोविड के काल में भारत का कद बढ़ता है और भारत वैक्सीन मैत्री के तहत अलग अलग देशों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, ये भारत की हमेशा से विशेषता रही और हमारी संस्कृति को भी कहीं ना कहीं झलकाता है। डिप्लोमेसी के ऊपर बात करेंगे, जेके त्रिपाठी जी हमारे बीच में मौजूद हैं, डिप्लोमैट है सर आप। डिप्लोमेसी के लिहाज से कैसे आप इसको देखते हैं इस मीट को, क्योंकि जब जिस तरीके से अभी जिक्र कर रहे थे हमारे बीच में सर, तो आप इसको कैसे देखते हैं? 2047 का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं दर्शकों को। पालम एयरपोर्ट से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। तमाम गेस्ट हमारे साथ में आ रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद समिट की शुरुआत होने जा रही है। 9:20 पर मीटिंग की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्षों के आने का सिलसिला भी जारी है। जेके त्रिपाठी का मैं रुख करूंगी, डिप्लोमेसी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण पल हो जाता है ये? देखिए साक्षी, जो फोटो अभी जो विजुअल दिखाया जा रहे हैं, मैं उसी से डिप्लोमेसी के हिसाब से शुरुआत करता हूँ। मोहम्मद बिन सलमान जो कि युवराज हैं सऊदी अरब के, वो पहले पाकिस्तान जाने वाले थे और फिर ये भी समाचार आ रहा था कि वो शायद यहाँ ना आए, लेकिन देखिए न सिर्फ वो यहाँ आए बल्कि पाकिस्तान की विज़िट भी उन्होंने पोस्टपोन की और यहाँ इस समिट के ख़त्म होने के बाद वो रुकेंगे, वो बायलैटरल टॉक्स होगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है भारत में एक बहुत बड़ा निवेशक बन के उभरा है। सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देशों ने भारत के प्रधानमंत्री को अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। ये इस बात का प्रतीक है, ये दिखाता है कि भारत की डिप्लोमेसी या भारत की स्वीकार्यता कितनी ज़्यादा बढ़ गई। पहले 20 साल पहले हम सोच नहीं सकते थे कि सऊदी अरब या यूएई ऐसा हमारे लिए कर सकते हैं।
और इसीलिए देखिए, आपको याद होगा कि 1 साल पहले इमरान खान जाने से पहले उन्होंने बड़ा अफसोस जाहिर किया था कि जो मुस्लिम उम्मत है, जो मुस्लिम हमारी बिरादरी है, उसने पाकिस्तान को भारत के लिए छोड़ दिया है, पाकिस्तान की तुलना में भारत के पास आ गई। तो एक ही चीज़ है। दूसरी चीज़, कल आपने देखा, कल एक चैनल ने इंटरव्यू किया था जर्मन चांसलर ओलफ शोल्ज का, जिसमें ओलफ शोल्ज ने कहा था कि ये साल किसी भी देश के लिए G20 की प्रेसिडेंसी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल साल है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स साल है, क्योंकि इसमें कोई भी देश अगर प्रेसिडेंसी करता तो उसको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही कहा कि हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत इस प्रेसिडेंसी को बहुत सफलतापूर्वक अभी तक करता आया और इस समिट को भी बहुत सफलतापूर्वक संपन्न करेगा। और बिल्कुल जेके त्रिपाठी जी, इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि पहले जो भारत भूखों का देश कहा जाता था, जहां पर भुखमरी थी, जहां पर कई सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, आज वही भारत एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के तौर पर सामने आया है। और आज वही भारत तमाम जो दूसरे देश हैं वो साझेदार के तौर पर, एक पार्टनर के तौर पर भारत को देख रहे हैं। डेवलपिंग नेशन होने के बावजूद जो कीर्तिमान भारत ने इस वक्त रचे हैं और जो लगातार रच रहा है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी के बीच में विनोद शुक्ला जी का रुख करूंगी, विदेशी मामलों के जानकार हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्ला जी हमेशा से जिक्र करते आए हैं कि 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशन होने वाले हैं, और उसी कड़ी में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। कितना साकार होता हुआ ये सपना पीएम मोदी का आपको नजर आ रहा है आज के दिन? देखिए, पीएम ने न केवल 2047 की बात की है, 2029 की भी बात की है, जब उन्होंने बोला, ये बात कही है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, यूएस, चाइना और के बाद 3rd नंबर। और जो 2047 की बात है वो ये कि हम तब तक एक डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। और उस रोड मैप पर वो काम कर रहे हैं। उस रोड मैप पर काम करने के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उसमें एग्रीकल्चर से लेकर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन यूनिट्स लगाया जाना, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे विषय हैं जिन पर काम कर रहे हैं और उसको डिलीवर कर रहे हैं। तो जब आप योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आप सेक्युलरिज्म में जो कहते हैं ना, सिलोस में आप काम करके नहीं कर सकते हैं। आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी से, बाकी देशों के साथ सहयोग साकार के साथ जो एक साथ बढ़ने की, एक साथ विकसित, एक साथ आगे बढ़ने की जो उनकी योजना है, उस पर काम कर रहे हैं और वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसी ढंग से, जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं, जो जीडीपी के नंबर्स हैं, वो सारी चीज़ें दिखा रहा है। और उसमें प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर, चूंकि मुखिया हैं देश के, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी वो, अब तो लगता है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी लीड कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी मुखिया वही नज़र आते हैं, बावजूद इसके कि बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ हैं जिनके पास हमसे ज़्यादा बेहतर शायद फाइनेंशियल फिनांसेस हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो एक योजना के तहत काम कर रहे हैं। बिल्कुल काम कर रहे हैं। और एक तरीके से हमेशा से कहा जाता है कि मोदी सरकार एक विजन और एक मिशन को लेकर आगे चल रही है, और हमेशा से युद्ध स्तर पर वो काम जमीनी स्थल पर दिखाई देता है। विनोद जी, मैं आपके पास लौटूंगी, और इस बीच एसवीपी सिंह भी हमारे साथ में जुड़े, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आपके पास भी मैं लौटूंगी, समय कम है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन उस बीच जेके त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी गेस्ट का मैं दोबारा रुकूंगा।